नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये दो चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से जो पोस्टमैन का सिलेबस है और एमटीएस का सिलेबस है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, कौन सा है ये? पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। यहाँ से आपके 7 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 14 मार्क्स का होगा, जो कि पोस्टमैन और एमटीएस दोनों के लिए कॉमन है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। इस कंटेंट में आपको केवल डेफिनीशन पढ़ना है, हर चीज़ का परिभाषा पढ़ना है। जैसे पोस्टमास्टर जनरल की डेफिनीशन क्या होती है, आरएमएस का क्या होता है, डिलीटेड है ये, इसका कोई मतलब ही नहीं है। सुपरिटेंडेंट का क्या होता है, हेड ऑफिस का क्या होता है, इस प्रकार से। तो थोड़ा सा कंटेंट देख लीजिए कि हमें कौन कौन सा क्लास पढ़ना है, कौन कौन सा क्लास हमारे सिलेबस में है, कौन कौन सा रूल हमारे सिलेबस में है। जो नहीं है उसको नहीं पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है उसी को पढ़ना है। तो आइए थोड़ा सा हम स्लाइड करेंगे। आप देख लीजिए, डेफिनेशंस में रोल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट है, ये आपका बढ़ता जाएगा। देखते जाइए थोड़ा सा। बस, तो ये हो गया पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर रोल नंबर 57A, यानी ट्रायल कार्ड्स तक हमको पढ़ना है। बीच बीच में कुछ क्लास, कुछ रूल्स वहाँ पे डिलीटेड भी हैं, वो बंद कर दिए गए हैं, पहले थे वो रूल में नहीं होंगे तो हटा दिए। तो ये केवल ओवर लेआउट आपको मैं दिखा रहा था कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 यदि आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। जो हमारा पहला पेपर होता है, पेपर फर्स्ट होता है, जो पोस्टमैन और एमटीएस का कॉमन पेपर होता है, इसमें विभाग द्वारा 60 नंबर का पूछा जाता है, यानी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए कितने क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन पूछा जाता है डिपार्टमेंटल, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ्स का, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है जीके का। तो कितने हो गए टोटल? 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो कितने हो गए? 100 नंबर का हो गया। पहला पेपर हमारा 100 नंबर का होता है, जो पोस्टमैन और एमटीएस दोनों के लिए कॉमन रहता है। फिर इसके बाद 30 नंबर का जो डिपार्टमेंटल आएगा, 30 क्वेश्चन जो डिपार्टमेंटल पूछे जाएंगे, उसमें से 23 सवाल आपका पूछा जाएगा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 1 और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, पोस्टल मैनुअल 1 दोनों को मिलाकर 23 सवाल पूछे जाएंगे, यानी ये हो गया आपका 46 मार्क्स का। फिर इसके बाद 7 सवाल आपके पूछे जाएंगे, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से। तो ये हो गया आपका 14 मार्क्स का। टोटल 60 मार्क्स का पेपर फर्स्ट में डिपार्टमेंटल आता है। बाकी बता दिए, 10 मैथ्स में, 10 और जीके में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 57A तक पढ़ना है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 फॉर एमटीएस प्लस पोस्टमैन, एमटीएस प्लस पोस्टमैन। तो इसमें पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे मेल सर्विस जनरल रेगुलेशंस, इसका कौन सा एडिशन है? 5th एडिशन हम लोग पढ़ रहे हैं। पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस के बारे में रहेगा, पोस्ट ऑफिस के बारे में भी डेफिनेशन रहेगा, आरएमएस के बारे में भी रहेगा, और इसमें से कौन कौन से सर्विसेज जो जनरल रेगुलेशंस के अंतर्गत आती हैं। तो डेफिनेशंस नाम ही है इसका, परिभाषा उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट मास्टर जनरल, पहले रूल में दिया गया है पोस्ट मास्टर जनरल। अब बात आती है कि पोस्ट मास्टर जनरल बोलते किसे हैं, होता क्या है।
तो पोस्ट मास्टर जनरल उसे बोलेंगे जो प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज यानी प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल, निदेशक डाक सेवा या अन्य अधिकारी से है जो इनमें से किसी भी एक पद का या इनके अधिकारों का प्रयोग करता है। पोस्ट मास्टर जनरल एक ऐसा नाम है जो इन सभी के अधिकारों का प्रयोग करता है, उपयोग करता है, उसी को पोस्ट मास्टर जनरल बोला जाता है। बात समझ में आ गया? यही इसमें बताया गया है। रोल नंबर सेकंड में आइए। रोल नंबर सेकंड में दिया गया है रेलवे मेल सर्विस, रेल डाक व्यवस्था। रेलवे मेल सर्विस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रेलवे मेल सर्विस। जो डाक कार्यालयों, मेल ऑफिसेस, सेक्शंस में डाक की छटाई का प्रबंध करे। भाई रेलवे मेल सर्विस क्या होता है? जो रोड के द्वारा आया हुआ डाक, रेल के द्वारा, रोड के द्वारा, रिवर के द्वारा, एयर के द्वारा, इन सभी के माध्यम से जो डाक इकट्ठा होती है, पहुंचती है, इनके कार्यालयों, मेल ऑफिसेस और सेक्शंस में डाक की छटाई का प्रबंध करे तथा इनके द्वारा भेजी गई डाक की अभिरक्षा करे या उसका निपटान करे सही तरीके से, उसी को बोला जाता है रेलवे मेल सर्विस, आरएमएस। ठीक है। तीसरा नंबर क्लास डिलीट कर दिया गया है, इसमें नहीं है। चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे दिया गया है सुप्रिटेंडेंट यानी अधीक्षक, डाक अधीक्षक। अधीक्षक किसको बोलते हैं? डाकघर अधीक्षक डाक मंडल का प्रमुख होता है, यानी उस डिवीजन का क्या होता है? मुखिया होता है, वो सरदार होता है। इसी तरह रेलवे मेल सर्विस में भी आरएमएस के अधीक्षक होते हैं। फिर अब जब वो डाक मंडल का मुखिया होता है, सरदार होता है, तो उस डिवीजन के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, एसपी के अधीन होंगे। भाई वो सब सरदार है तो उसके अधीन ही न होंगे। एसपी सीधे सर्कल या रीजन यानी सीपीएमजी के अधीनस्थ होता है, वो डायरेक्ट सीपीएमजी से जुड़ा होता है। पांचवें नंबर पे रूल पे आइए। रोल नंबर 5 दिया गया है हेड पोस्ट ऑफिस, यानी इसको बोलते हैं प्रधान डाकघर। हेड ऑफिस क्या होता है? कुछ डाकघरों के समूह का मुख्य कार्यालय होता है। कुछ डाकघरों के समूह से मतलब है कि हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस, इनके कार्यालयों का वो ग्रुप होता है। हेड ऑफिस द्वारा अपना तथा एसओ और बीओ का भी लेखा जोखा रखता है। हेड ऑफिस में क्या है? अपना लेखा जोखा तो रखेगा ही, वो ब्रांच ऑफिस और सब ऑफिस का भी रखता है। साथ ही साथ ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस तथा ब्रांच ऑफिस के धन संबंधी लेन देन का भी हिसाब किताब रखता है। भैया पूरा लेखा जोखा उसी के पास रहेगा, कुल मिला के हेड ऑफिस के पास ही रहेगा। तो हेड ऑफिस क्या हो गया? छोटे छोटे कार्यालयों का वो जड़ हो गया एक। और ये सब क्या हो गए? सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस क्या हो गए? इसके शाखाएं हो गई। रोल नंबर 5A में आइए। वीसैट स्टेशन के बारे में जान लीजिए। वीसैट केंद्र क्या होता है? कुछ प्रमुख हेड ऑफिस को ही वीसैट केंद्र घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है? कि इन डाकघरों में मनी ऑर्डर की जो बुकिंग होती है या मनी ऑर्डर जो भेजे जाते हैं, वो वीसैट टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेजे जाते हैं। उसी को वीसैट स्टेशन बोला जाता है। ये 5A में बोला गया है। अब 5B में क्या बोला गया है? एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, ESMO, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि ESMO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, ये क्या होते हैं कि ये केंद्र मनी ऑर्डर को वीसैट केंद्रों के माध्यम से भेजे जाते हैं। इनके भेजने के लिए अतिरिक्त काउंटर भी बनाए जाते हैं, उसको हम वीसैट टेक्नोलॉजी या एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर बोलते हैं। मतलब
जो मनी ऑर्डर वीसैट केंद्रों के माध्यम से भेजने के लिए अतिरिक्त काउंटर के रूप में काम करते हैं उसे ईएसएमओ बोलते हैं। रोल नंबर 5C में है हाइब्रिड मेल सर्विस, हाइब्रिड डाक सेवा। इसके माध्यम से देखिए इसमें क्या होता है कि रिटर्न में कोई अगर मटेरियल है उसको एक बार में कई लोगों को भेजना है या कई जगह पे भेजना है तो वीसैट टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक क्लिक पर ये सभी पते धारक के पास ये पहुंच जाता है। इसी को हाइब्रिड मेल सर्विस बोलते हैं। फिर रोल नंबर 6 जनरल पोस्ट ऑफिस यानी सामान्य डाकघर। किसी सर्किल अध्यक्ष यानी सर्किल अध्यक्ष का मतलब होता है सीपीएमजी कार्यालय, सीपीएमजी कार्यालय के पास मुख्यालय में स्थित ऐसे प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर, फर्स्ट श्रेणी के हेड पोस्ट ऑफिस जहां पर इस तरह के एक से अधिक हेड ऑफिस हों वहां के मुख्यालय से संबद्ध हेड ऑफिस को जनरल पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको बोलते हैं जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस। यानी क्या होता है कि जैसे सीपीएमजी मुख्यालय आपका हो गया, सीपीएमजी मुख्यालय में क्या होता है प्रथम श्रेणी के जो प्रधान डाकघर होते हैं, है ना, तो वहां पर क्या होता है कि इस तरह के कई हेड ऑफिस होते हैं, तो वहां के मुख्यालय से जो संबद्ध रखता है हेड ऑफिस जो होता है उसको जनरल पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। बात समझ में आ गई? अब नोट में क्या है, फर्स्ट क्लासेस ऑफ हेड ऑफिसेस। अब इसमें कौन कौन से हेड ऑफिस हो सकते हैं जो जनरल पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत रहेंगे? प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर, सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, इसका जो कंट्रोल होगा तो वो किसके पास में होगा? सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, या इसको हम चीफ पोस्ट मास्टर या मुख्य पोस्ट मास्टर भी बोलते हैं। फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस का कौन होता है मुखिया? कंट्रोल किसके पास होता है? तो चीफ पोस्ट मास्टर के पास होता है। दूसरा सेकंड क्लास हेड ऑफिस, द्वितीय श्रेणी के प्रधान डाकघर, इनका कंट्रोल ग्रुप बी ऑफिसर के पास होता है। ये अधिकारी सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, उसके अधीन होते हैं। तो इसका कंट्रोल कौन होता है ये चीज पूछा जाता है इन दोनों का, याद रख के रहिएगा। 7 नंबर पे दिया गया है सब ऑफिस। सब ऑफिस सबको पता है, उप डाकघर जितने ब्रांच वाले होंगे, चाहे सब ब्रांच वाले ही तो तैयारी करते हैं, तो ब्रांच ऑफिस में जो भी काम करते होंगे उन्हें सब ऑफिस के बारे में, हेड ऑफिस के बारे में देखिए जरूर पता होगा। सब ऑफिस में ही तो उनका लेखा जोखा रहता है। तो सब ऑफिस क्या होता है? ये सबसे पहले तो एचओ के अधीन होता है। दूसरी चीज, इसका हेड ऑफिस से संबंध रहता है और धन संबंधी लेन देन को हेड ऑफिस के लेखों में समाविष्ट किया जाता है। तीसरी बात, इसका जो इंचार्ज होगा वो नायब पोस्ट मास्टर होगा, जिसको हम एसपीएम बोलते हैं, सब पोस्ट मास्टर। फिर थोड़ा सा एक डेफिनेशन ये है, किसी नगर या उसके उपनगरों, किसी नगर या उसके उपनगरों में जहां प्रधान डाकघर भी हो वहां पर स्थित सब ऑफिस को टाउन सब ऑफिस कहते हैं। नगर या उपनगर में जहां प्रधान डाकघर एचओ भी होते हैं वहां पर अगर कोई सब ऑफिस रहेगा तो उसको टाउन सब ऑफिस बोलते हैं। कहाँ पे? ये टाउन से क्लियर है। यही प्रश्न ऐसा बार बार पूछा जाता है कि किसी नगर या उसके उपनगरों में स्थित प्रधान डाकघर भी जहां रहते हैं वहां पर स्थित सब ऑफिस को क्या बोलते हैं, तो दे देगा कि टाउन सब ऑफिस बोलेंगे कि टाउन ब्रांच ऑफिस बोलेंगे, इस तरह से। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा टाउन सब ऑफिस। अब आते हैं रोल नंबर 8 में ब्रांच ऑफिस के बारे में। ब्रांच ऑफिस यानी शाखा डाकघर क्या होता है, जहां पे काम करते हैं आप। तो ब्रांच ऑफिस सब ऑफिस के निचले दर्जे का डाकघर होता है सबसे पहले तो। और ब्रांच ऑफिस का जो लेखा कार्यालय होता है वो सीधे एचओ से ना होकर एसओ से होता है। किससे होता है? एचओ से संबंध सीधे ना होकर एचओ से होता है। आपको अपने सारे जो भी जानकारी लेना होगा, जो भी कुछ दिक्कत होगी, आप एचओ में जाएं, सीधे एसओ में जाएंगे, एचओ में नहीं जाएंगे। इसका इंचार्ज बीपीएम होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर भी छोटा सा परिभाषा दिया गया है कि किसी नगर या उसके
उपनगरों जहाँ पर हेड ऑफिस हों वहाँ पे स्थित ब्रांच ऑफिस को टाउन ब्रांच ऑफिस के नाम से जाना जाता है। ये भी परिभाषा पूछा जाता है। अब इसके बाद आइए चर्चा करते हैं रोल नंबर 9A की, ट्रांजिट ऑफिस, पारवहन कार्यालय। दो चीज होता है इसमें, कौन कौन सा? ट्रांजिट ऑफिस, टीओ, दूसरा टीएमओ। पहले टीओ के बारे में जान लीजिए। ट्रांजिट ऑफिस क्या होता है? जो डाकघर किसी सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित हो, सबसे पहले तो वो किसी सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित हो, और जहां आगे के डाकघरों के लिए आए थैले प्राप्त होते हैं और वो बैग्स बिना खोले ही छांटे जाते हैं। भाई यहाँ पे ट्रांजिट ऑफिस में बैगों की छटनी तो होती है, पर उनको हम खोलते नहीं हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिट ऑफिस बोलते हैं। अब इससे होता क्या है? इस प्रकार जो बैग बिना खोले ही आगे भेजे जाते हैं उन्हें फॉरवर्ड बैग कहते हैं। ट्रांजिट ऑफिस का काम यह है, इसका उपयोग यह है कि खुले थैलों की संख्या को कम करना है। जैसे कई थैले आते हैं, अब वहां से उनका छटनी होता है, बैग बाई बैग उसका छटनी होगा, पर उसको हम खोलेंगे नहीं। बैग को आप खोल नहीं सकते हैं, ओपन नहीं कर सकते हैं। ये आ गया आपका ट्रांजिट मेल ऑफिस। 9B, रोल नंबर 9B, पारवहन डाक कार्यालय। यह आरएमएस की एक शाखा है। किसकी शाखा है? आरएमएस की एक शाखा है। दोनों आरएमएस की शाखा होती है। ट्रांजिट मेल ऑफिस में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ध्यान में रखे रहिएगा। ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है। ट्रांजिट मेल ऑफिस में बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर भी इस कार्यालय में भी पत्रों की छटाई नहीं की जाती है। दूसरी चीज, मेल एजेंट वो आरएमएस की शाखा नहीं होता। ट्रांजिट मेल ऑफिस आरएमएस की शाखा होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो मुखिया होता है, मालिक होता है, मेल एजेंट मेल गार्ड टीएमओ के इंचार्ज में रहते हैं, ट्रांजिट मेल ऑफिस के इंचार्ज होते हैं। आवश्यकता के अनुसार यही कई शिफ्ट्स में भी काम करते हैं। कौन काम करते हैं? मेल एजेंट या मेल गार्ड। फिर आता है 9C में, रोल नंबर 9C, कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस, CTMO। फुल फॉर्म आता है कंप्यूटरीकृत पारवहन डाक कार्यालय। कुछ शहरों में ट्रांजिट मेल ऑफिस कार्यालय में कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से उनको बैग की छटनी की जाती है, जिन्हें कंप्यूटराइज्ड टीएमओ बोलते हैं। भाई टीएमओ में क्या होता है कि पत्र की छटाई नहीं होती है, बंद थैलों की छटनी होती है। यहां पर भी सॉर्टिंग ऑफिस, रोल नंबर 10, जिस कार्यालय को प्राप्त होने वाले छटाई डाक थैलों को खोलने और उनके अंदर की चीजों को निपटाने का काम सौंपा जाता है, उसे सॉर्टिंग ऑफिस कहते हैं। यहां पर मेल की सॉर्टिंग होती है। भाई आप थैलों को खोल सकते हैं, मेल की सॉर्टिंग कर सकते हैं। उससे होगा क्या, उसको देख लीजिए। वहां छटनी हो जाएगी तो क्या होगा, क्या फायदा होगा। सॉर्टिंग ऑफिस का उपयोग क्या है? अन्य कार्यालयों के सॉर्टिंग का काम आसान बनाना। दूसरी चीज, डाकघरों के बीच अदले बदले जाने वाले थैलों की संख्या को कम करना। भाई उनके द्वारा जो अदले बदले जाते हैं थैलों की संख्या को कम करना है। डाक मार्गों पर ले जाई जाने वाली डाक के वजन को कम करना, उसके वेट को भी घटाना है। रोल नंबर 10 है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, स्वचालित डाक संचालन केंद्र, स्वचालित डाक संसाधन केंद्र, यानी ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स, AMPC इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। कुछ प्रमुख नहरों में क्या होता है कि जहां पर डाक का आवागमन ज्यादा हो, जैसे बॉम्बे हो गए, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, इस तरह से जहां पे डाक का आवागमन थोड़ा सा रश रहता है, ज़्यादा रहता है, ज़्यादा होता है, वहाँ पर सॉर्टिंग मशीन लगाई जाती है। भाई आदमी के द्वारा यदि सॉर्टिंग नहीं की जा सकती तो सॉर्टिंग मशीन लगाई गई है, जिनकी छटाई का स्पीड अधिक रहता है। अब ये मशीनें अभी कहाँ पे? मुंबई और चेन्नई में चल रही हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। रोल नंबर 10B,
कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर, कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्री केंद्र, CRC। यहाँ में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि लगभग 2-3 फुल फॉर्म तो साथ में से पूछे ही जाते हैं। जब आप PYQ करेंगे वहां पे समझ में आ जाएगा। तो CRC में क्या होता है कि छटाई कार्यालय के रजिस्ट्री ब्रांच, छटाई कार्यालय के रजिस्ट्री ब्रांच जहां पर रजिस्ट्री का कार्य कंप्यूटर्स पर किया जाता है उसे CRC कहते हैं। कंप्यूटराइज रजिस्ट्री केंद्र सॉर्टिंग ऑफिस में स्थित हो सकता है और अलग अलग जगह पर भी हो सकता है, ये दोनों कई जगह भी हो सकता है। अब आते हैं रोल नंबर 11 पे। सॉर्टिंग सब ऑफिस, उप छटाई कार्यालय। ये वह सब ऑफिस होते हैं या ऐसे सब ऑफिस होते हैं जो बहुत से डाक मार्गों के जंक्शन पर अथवा उनके निकट स्थित होने के कारण इस आशय से चुना जाता है, इस आशय से लगाया जाता है कि जिन कार्यालयों का रास्ता उस सॉर्टिंग ऑफिस से होकर जाता है उन कार्यालयों के पते पर भेजी गई, माने वहां पर भेजी गई अथवा वहां से प्राप्त वस्तुओं के लिए वह क्या करता है कि सॉर्टिंग सब ऑफिस के रूप में काम करता है। बात समझ में आ गई? वो वहां पे सॉर्टिंग सब ऑफिस के रूप में काम करेगा। सॉर्टिंग सब ऑफिस को सॉर्टिंग के लिए हर प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार होता है। रजिस्ट्री, इंश्योर्ड, VP, COD, ये सब प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार होता है। अब रोल नंबर 11A में आएंगे नोडल पोस्ट ऑफिस यानी नोडल डाकघर। कुछ महत्वपूर्ण सिटी और टाउन्स में क्या होता है कि कुछ डाकघरों को अधिकृत किया जाता है, उनको ऑथराइज किया जाता है कि वे पड़ोसी डाकघरों से भी डाक प्राप्त करें और RMS अधीक्षकों द्वारा दिए गए सॉर्टिंग डायग्राम के अनुसार प्राप्त डाक की छटाई करें। इसमें क्या होता है कि नोडल पोस्ट ऑफिस जो होते हैं ये RMS से रिलेटेड है। इनमें क्या होता है कि पड़ोसी डाकघरों से कुछ आसपास के ऑफिस से प्राप्त करके जो डाक होती है उसको एक सॉर्टिंग डायग्राम दिया जाता है, उस डायग्राम के तहत उनको डाक की छटाई करके रखे रहते हैं। ऐसे डाकघर नोडल पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। 11B को समझ लीजिए, रोल नंबर 11B सेंट्रल बैंकिंग यूनिट, सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछता है, केंद्रीय बैंकिंग यूनिट यानी CBU KBU। यह यूनिट भी क्या होती है, RMS की ही एक शाखा है। इस यूनिट में डाकघरों या सॉर्टिंग ऑफिस द्वारा तैयार किए गए बंडलों का विलगन यानी होता है इनक्लोज्ड करके सीधे बैगों में समाविष्ट करके भेज दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई शहर है, उस शहर में कितने डाकघर हैं, मान लीजिए 80 डाकघर हैं। कोई सिटी है बड़ी सी, उसमें 80 डाकघर हैं। प्रत्येक डाकघर क्या करता है कि 20-20 बंडल मान लीजिए बना के डाक को आगे फॉरवर्ड करता है। ये बंडल कहाँ से मिल सकते हैं? ये डाकघरों से, डिस्ट्रिक्ट से, सर्किल से, सॉर्टिंग ऑफिस से इनके बंडलों को तैयार किया जाता है। भाई यहाँ के द्वारा इन बंडलों को तैयार किया जाएगा और ये सभी L बैग और R बैग के द्वारा CBU और KBU पर पहुंचाए जाएंगे, माने सेंट्रल बैंकिंग यूनिट या केंद्रीय बैंकिंग यूनिट में पहुंचाए जाएंगे। फिर क्या होगा कि इनके द्वारा आगे बैगों को खोलकर क्या करते हैं, इसको फॉरवर्ड किया जाता है। यही CBU और KBU का काम है, समझ लीजिएगा, है ना। रोल नंबर 12 रिटर्न लेटर ऑफिस RLO को हिंदी में बोलते हैं पुनः प्रेषण केंद्र। इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। RLO का फुल फॉर्म सबका याद करके रखना है, बहुत ध्यान में रखिएगा। ये पोस्टल सर्किल के सबसे पहले तो हेडक्वार्टर में स्थित होते हैं। इनका काम क्या है? अनक्लेम्ड और रिफ्यूज्ड आर्टिकल का निपटान करना। अनक्लेम्ड यानी किसी का दावा ना हो, उस तरह के आर्टिकल जिन पर किसी का पता ना लिखा हो, अस्पष्ट या अधूरा पता लिखा हो या लेने से कोई इनकार कर दे, इस तरह के डाक को इसका निपटान RLO में किया जाता है।
अब क्लास नंबर 13 में बताया गया है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। क्या बताया गया है? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। तो इनको बोलते हैं हम डाक विनिमय केंद्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? डाक विनिमय केंद्र। ऐसे डाकघर या सॉर्टिंग ऑफिस या सेक्शन, ऐसे डाकघर या सॉर्टिंग ऑफिस या सेक्शन जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के द्वारा डाक का आदान प्रदान करते हैं, उनको ऑफिस ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। इसी में ये सब एक साथ था, हम अलग अलग कर दिए हैं। ये सब रूल नंबर में एक ही साथ है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज हो गया, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बैग हो गया। समझने के उद्देश्य से हम इसको अलग कर दिए हैं। तो अब ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बैग क्या होता है, पारवहन डाक विनिमय केंद्र क्या होता है, इसको समझ लीजिए। सीमा, बॉर्डर पर स्थित ऐसा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ऐसा डाक विनिमय केंद्र जो भारत के दूसरे डाक विनिमय केंद्रों के नाम भेजे गए या उनसे प्राप्त क्लोज्ड बैग को ही प्राप्त करता है या भेजता है, उसको क्लोज्ड बैग माने बंद थैलों को प्राप्त करता है या उसको भेजता है, उसको पारवहन डाक विनिमय केंद्र ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बैग बोलते हैं। ऐसा केंद्र ना तो विदेशों के लिए बैग क्लोज्ड करेगा और ना ही विदेशों के लिए आवक थैलों को खोलेगा। भाई बाहर के जाने के लिए ना तो उनको बंद करेगा, ना ही वो उनको आने जो विदेश से डाक आती है उनके बैग को वो खोलेगा। इसका काम सिर्फ किसी विदेश प्रशासन के वाहन या कर्मचारियों के जरिए डाक का आदान प्रदान करना है। वाहन या कर्मचारी के जरिए विदेश प्रशासन में उसका आदान प्रदान करना है, केवल हो गया। सी नंबर पे दिया है फॉरेन पोस्ट ऑफिस, विदेश डाकघर। यह एक ऐसा विनिमय केंद्र है, डाक विनिमय केंद्र है, जहां विदेश डाकघर सीमा शुल्क निर्धारित करने का काम किया जाता है। सीमा शुल्क निर्धारित करने का काम किया जाता है, उसको फॉरेन पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। अब इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा, ये भी बचा है सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। उप विदेश डाकघर, यह एक ऐसा डाकघर है जो डाक विनिमय केंद्र का काम नहीं करता है, माने ऑफिस ऑफ एक्सचेंज का काम नहीं करता है सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, ये पूछा जाता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि सीमा शुल्क की जांच करेगा, निर्धारण करेगा उसका, और सीमा शुल्क का लेखा रखने का भी काम करता है। भाई सीमा शुल्क का निर्धारण, कस्टम डिक्लेरेशन, कस्टम शुल्क का जांच करेगा, उसका निर्धारित करेगा, और कस्टम डिक्लेरेशन का लेखा जोखा भी इसी के पास रहता है, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस के पास। तो ये सब चीज़ें देखिए, जब आप गहराई से समझ लेंगे या इसको अपना नोट्स बनाएंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, तो दिमाग में अपने ऑटोमेटिक बनने लगेगा। ज़्यादा कुछ इसमें सोचने का नहीं है, अच्छे से बस गौर करके पढ़िएगा, हो गया, पूरा डेफिनेशन आपसे बन जाएगा। वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो आप उसको बार बार देखिए, पर अच्छे से समझिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। चलिए, बड़ी उम्मीद के साथ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का पहला क्लास आप अच्छे से इसको तैयार करिए, फिर इसके बाद हम आपका नेक्स्ट अगले क्लास से लेके आएंगे, यानी सेकंड क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।